उठो राजस्थान, अपनी अरावली को बचा लो, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये एक तरह की अपील है, एक पुकार है राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर भी है, डर भी है और एक सीधी सीधी चेतावनी भी। आज हम इसी सोर्स में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके तर्कों के पीछे क्या भावनाएं हैं और इसकी चेतावनियों में कितना वजन है। हमारा काम तो बस इस नजरिए को जस का तस सामने रखना है। और इस पूरी आग का, इस पूरे गुस्से का केंद्र बिंदु एक बहुत ही साधारण सा लगने वाला नियम है। अब 100 मीटर से कम ऊंची किसी भी पहाड़ी को कानूनी तौर पर पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। करता है कि कैसे कागज पर लिखा एक नंबर जमीन पर पूरे पहाड़ को गायब कर सकता है, खासकर जब बात खनन की हो। चलिए तो फिर इसी नियम से शुरू करते हैं। वक्ता कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी नहीं है। और फिर वो एक सवाल पूछता है, आशा और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। वो इस अदालती फैसले को सरकार के हाथ में हथियार बताता है। बहरी सरकार और बिकाऊ सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सोर्स एक तस्वीर बनाता है कि सरकार ने जानबूझकर कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर ये काम करवाया है, ताकि वो खुद सीधे तौर पर जिम्मेदार ना दिखे और खनन माफिया को फायदा पहुंचाया जा सके। ये तो बहुत सीधा और गंभीर इल्जाम है। मतलब सोर्स ये कह रहा है कि अदालत का इरादा शायद गलत ना हो, लेकिन सरकार ने उस फैसले का गलत इस्तेमाल किया। हाँ, सोर्स न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक महीन सा फर्क करती है। एक जगह वो कहती है कि अदालत ने शायद अनजाने में ये फैसला दिया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसे खनन माफिया को खुली छूट देने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। इस अपील के मुताबिक असली दोषी सरकार है, जो इस कानूनी दांव-पेच का फायदा उठा रही है। सोर्स में एक लाइन है, सरकार जानती थी कि बड़े पहाड़ काटना मुश्किल है, इसलिए छोटी पहाड़ियों का डेथ वारंट साइन करवा लिया। ये एक सोची समझी रणनीति की तरफ इशारा करता है। वाह, तो जो काम आप सीधे तौर पर नहीं कर सकते, उसे नियमों में हेरफेर करके कर रहे हैं। सोर्स इस पूरी प्रक्रिया को जनता के साथ एक धोखा बताता है, एक ऐसा धोखा जिसमें कानूनी भाषा का इस्तेमाल करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का रास्ता बनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ लड़ाई सिर्फ पहाड़ बचाने की नहीं रह जाती, बल्कि उस भरोसे को बचाने की भी हो जाती है जो एक आम नागरिक व्यवस्था पर करता है। और इस पूरी मिलीभगत और धोखे की कीमत कौन चुकाएगा? यहीं पर आकर सोर्स का लहजा एकदम बदल जाता है कि उसकी आवाज कांप रही है, क्योंकि उसे अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। ये डर कोई किताबी बात नहीं है, ये बहुत निजी, बहुत व्यक्तिगत महसूस होता है। फिर वो एक सीधा सवाल दागता है, इन छोटी पहाड़ियों के कटने के बाद राजस्थान को रेगिस्तान बनने से कौन रोकेगा? ये सवाल किसी जवाब के लिए नहीं पूछा गया है, ये सुनने वाले को अंदर तक हिला देने के लिए है। और ये सिर्फ रेगिस्तान बनने का डर नहीं है। सोर्स विकास के उस पूरे मॉडल पर ही सवाल उठाता है जिसे हम प्रगति का पैमाना मानते हैं। बिल्कुल, इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली और गुस्से से भरी पंक्ति है, जिस विकास की नींव में हमारे पहाड़ों की लाशें बिछी हों, उस विकास पर हम थूकते हैं। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये उस विकास के मॉडल से घृणा का इजहार है जो प्राकृतिक संसाधनों की बलि देकर हासिल किया जाता है। ये कह रहा है कि ऐसी तरक्की हमें चाहिए ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ भावनात्मक बातों तक सीमित नहीं रहता। सोर्स इसे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है, जो इसे और भी असरदार बना देता है। हाँ, वो पानी की कमी जैसी बहुत ही व्यावहारिक समस्या का जिक्र करती है। कहती है कि लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। ये बात दिल्ली या जयपुर में लिया गया एक फैसला दूर दराज के गांव में किसी के कुएं के पानी को कैसे सुखा सकता है, इस कनेक्शन को बहुत साफ कर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि अरावली सिर्फ पत्थर और बजरी का ढेर नहीं है, वो एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, एक वाटर रिचार्ज सिस्टम है जो लाखों लोगों के जीवन का आधार है। और फिर इसमें वो वर्ग भेद वाला एंगल भी आता है, जो इसे सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहने देता, बल्कि सामाजिक न्याय का मुद्दा बना देता है। आपने सही पकड़ा। सोर्स कहती है कि इस तबाही के जिम्मेदार लोग यानी नेता और बड़े अधिकारी इससे कभी प्रभावित नहीं होंगे। एक लाइन है, क्या वो मंत्री अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों से उतरकर आंधी को रोकेंगे? नहीं, मरेंगे तो हम और आप। ये तर्क इस मुद्दे में एक और परत जोड़ देता है। ये बताता है कि कैसे नीतियों बनाने वाले अक्सर उन नीतियों के बुरे परिणामों से सुरक्षित रहते हैं, जबकि कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है।
ये इस लड़ाई को अमीर बनाम गरीब की लड़ाई का रंग भी देता है। तो ठीक है, समस्या बता दी, उसके पीछे की साजिश बता दी और भविष्य का खतरा भी दिखा दिया। इस पूरी निराशा और गुस्से के बाद क्या सोर्स कोई समाधान भी देता है, कोई उम्मीद की किरण? हाँ, देता है। और उसका समाधान किसी अदालत या सरकार में नहीं, बल्कि सीधे जनता में निहित है। भाषण का अंत एक सीधी अपील के साथ होता है, एक आंदोलन के आह्वान के साथ। लोगों से कहा जाता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अरावली हमारी माँ है। लेकिन ये तो आजकल हर यूट्यूबर करता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इसमें खास क्या है? ये किसी गंभीर आंदोलन जैसा तो नहीं लगता? पहली नजर में ये वैसा ही लगता है, लेकिन सोर्स इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। वो कहता है, यह कोई यूट्यूबर की अपील नहीं है, यह एक मरते हुए पहाड़ की पुकार है। अरावली हमारी माँ है लिखना सिर्फ एक कमेंट नहीं है, वो एक शपथ बन जाता है, एक प्रतिज्ञा। मतलब डिजिटल दुनिया के टूल्स को जमीनी लड़ाई का हथियार बनाने की कोशिश। ये दिलचस्प है। और ये सिर्फ जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं है। सोर्स का अंतिम लक्ष्य व्यवस्था पर दबाव बनाना है। वो कहता है, इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, ताकि सरकार और न्यायपालिका को समझ आ जाए कि जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। ये लोकतंत्र की उस मूल धारणा को सामने लाता है जहां असली शक्ति लोगों के हाथ में होती है। ये एक तरह से डिजिटल युग में सत्याग्रह का आह्वान है, जहां व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नए आंदोलन के मैदान बन गए हैं। तो ये न्यायिक और सरकारी फैसलों को चुनौती देने और उन्हें पलटने की बात कर रहा है, सिर्फ अपनी बात पहुंचाने की नहीं। बिल्कुल। सोर्स का मानना है कि अगर जनता एक साथ एक आवाज में बोले तो कोई भी अदालत या सरकार उसकी अनदेखी नहीं कर सकती। और इसका अंत एक बहुत ही भावनात्मक चेतावनी के साथ होता है, जो सीधे लोगों की अंतरात्मा को झकझोरती है। उठो राजस्थान, अपनी अरावली को बचा लो, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये इसे सिर्फ आज की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का सवाल बना देता है।